हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता रही है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, यानी कि एक लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जैसा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशंस है। और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, यानी कि कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह वहाँ के जो कन्वेंशंस रहते हैं, वहाँ के जो जुडिशियल केसेस रहते हैं, उसके आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली चलती है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ साथ ये रिटन भी है, यानी कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ओरिजिनली यदि बात की जाए, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिसको 22 भागों में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे। वर्तमान में यदि बात की जाए तो इसमें एक प्रियम्बल है, लगभग 470 प्लस आर्टिकल्स हैं जिसको 25 पार्टों में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। दूसरी जो प्रमुख फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को, वह यह है कि ये वेरियस जो सोर्सेस रहे हैं, अदर देशेस के जो कॉन्स्टिट्यूशंस रहा, वहां से कई सारे प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इंक्लूड किया गया है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की जाए तो यहाँ से मेजर प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किया गया था, जैसा कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी जो गवर्नर का पोस्ट होता है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमिश्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट इस समय है इंडिया में, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ को लिया गया है। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर चलते हैं, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वो वहां से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता, एक व्यक्ति केवल जो भारत का नागरिक है वो भारत का ही नागरिक हो सकता है, किसी अदर कंट्री का एक साथ नागरिक नहीं हो सकता। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम को लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोरोगेटिव रिट्स को लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लिया गया है, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दिया जाता है, तो वो प्रिविलेजेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। साथ साथ बाई कैमरिज्म को भी अडॉप्ट किया गया है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये सभी प्रोविजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अडॉप्ट किया गया है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई भी अगर उसको रिव्यू करना है प्रोविजंस को, तो वो कॉन्सेप्ट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को अगर पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है, वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। जैसे डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है तो ये याद रहना चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, वो जो प्रक्रिया है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस किया जाता है, वो प्रक्रिया भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये फेडरेशन में जो पावर का डिवीजन होता है, और जहां पर लेकिन जो गवर्नमेंट होगी सेंटर की, वो उसके पास ज्यादा पावर होगी, तो ये प्रक्रिया कनाडन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, यानी जो रेसिड्यू पावर होती है, जैसा कि आपको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, यानी पावर का डिवीजन है। लेकिन इसके अलावा जो पावर बचेंगी वो सभी सेंटर के पास होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, ये प्रक्रिया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ साथ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो
ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट लिया गया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रोविजंस है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी मैटर को लेकर सहमत नहीं बनती तो एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये याद रखिएगा। फिर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब आपातकाल लगता है तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़े हमारे सभी फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो राइट है फंडामेंटल राइट वो अपने आप निरस्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो जो प्रोविजन लिया गया है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर की बात की जाए, जो इसको अब रसिया कहा जाता है, तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है ये प्रियम्बल में जो है उसको लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए तो रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दर्ज है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी देने की बात की गई है। ये सभी जो फीचर्स है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अनुसार जो अमेंडमेंट किया जाता है वो प्रोसीजर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साथ साथ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किस तरह से किया जाएगा वो प्रोविजन भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को अडॉप्ट किया गया है। तीसरा जो प्रमुख फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कठोरतापन भी है, कुछ लचीलापन भी है। लचीलापन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बड़े आसानी से उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको अमेंडमेंट करने के लिए हमें आधे से अधिक स्टेट्स की सहमत की आवश्यकता होती है, यानी रिजिडिटी भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 300 प्रोवाइड करता है तो दो तरह के अमेंडमेंट की। कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिसको स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा की जरूरत होती है अमेंड करने के लिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है जो हाउस में प्रेजेंट होते हैं और जो वोट करते हैं टोटल मेंबरशिप के। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के सहमत की भी आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आसानी से केवल सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, यानी 50+ वोट्स अगर पड़ गए हैं तो आसानी से उनको अमेंडमेंट किया जा सकता है प्रोविजंस को। तो इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ब्लेंड देखा जा सकता है। फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का स्पेशल डिविजन्स है, लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस आ जाता है, स्पेशल कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे इमरजेंसी लागू हो जाता है तो उसमें यूनियन के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। स्टेट में गवर्नर रूल जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत, तब पर भी यूनियन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, तो यूनिटरी बायस हमको दिखाई देता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि हमने देखा ही पहले ही। सिंथेसिस देखा जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, सुप्रीम है, लेकिन अगर कोई भी कानून ऐसा बना देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तो जुडिशियल उसमें रिव्यू करता है। लेकिन पार्लियामेंट्री की भी सोवरेनिटी है, यानी कि वो चाहे तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में काफी परिवर्तन कर सकता है। ठीक, फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि इंडिया की जो स्टेट्स के जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हो गए, फिर हाई कोर्ट्स के नीचे सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वो सभी एक सिंगल जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, यानी सबसे उनके सबके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये जो कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन दिया गया है, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया गया है वो आर्टिकल 25 28 में दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की जाए तो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात की गई है आर्टिकल 32 में।
इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी प्रोविजंस है, यानी स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है उसको कुछ डायरेक्शंस दिया गया है कि वो जो पॉलिसी बनाएगा, कोई भी नियम कानून बनाएंगे तो किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर उन्हें नियम कानून को बनाना होगा, या कौन से उद्देश्य ऐसे हैं जिसको वो प्राप्त करने के लिए राज्य जो है तो प्रयास करेगा, गवर्नमेंट कोशिश करेगी, तो वो सभी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं था, बाद में 1976 में इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल जो 51A है उसमें जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी के जो सिफारिश थे उसके आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, और ये जो रूस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से अडॉप्ट किया गया है ये प्रोविजंस को। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर स्टेट होगा। जो सेकुलर वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया है 1976 में। उसके अलावा कई सारे प्रोविजंस हमको फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं, डीपीएसपी में भी प्रोविजंस इससे रिलेटेड दिखते हैं। तो ये जो सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है, यानी 18 वर्ष से अधिक के उम्र के जो जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट देने का राइट दिया गया। पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत 18 वर्ष उम्र कर दी गई है, सभी को वोटिंग राइट दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर ऐसा करता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में भी वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की इमरजेंसी, जैसे कि आपको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में जो स्टेट में रूल प्रेसिडेंट रूल लगता है वो है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो इम्पोज की जाती है। इसके अलावा 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट्स हमको दिखाई देती है, एक सेंटर है, दूसरा स्टेट्स है, और तीसरा जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो लोकल गवर्नमेंट्स का एक टियर हमको दिखाई देता है। तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट्स हमको इंडिया में दिखाई देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2011 में उसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में भी आपको ऐड मिल जाएगा आर्टिकल 19 में। इसके अलावा आपको 43B जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें मिल जाएगा, और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B जो है उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिटेल में जो है तो प्रोविजंस ऐड किया गया है 2011 में। तो ये कुछ प्रमुख फीचर्स थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ डेली MCQs होते हैं, उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।